पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और पानी की अदम फराहमी पर शहरियों का पारा हाई हो गया। शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ब्लॉक करके शदीद एहतजाज भी किया। कराची में क़यामत खेज गर्मी और शहरियों पर के इलेक्ट्रिक के वार। कोई पुरसाने हाल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन बिजली की बंदिश से बेहाल। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों ने तारिक रोड, तीन हट्टी, बलोचपाड़ा, गुरुमंदर, पटेल पाड़ा और लियारी मीरा नाका पर सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज किया और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने गैर एलानिया लोड शेडिंग को इंतजामिया की गफलत करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि कई घंटे बिजली गायब रहती है, लेकिन हजारों के बिल भेज दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक जानिब शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान तो दूसरी जानिब पानी की अदम फराहमी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी कहते हैं महंगे दामों टैंकर से पानी दस्तयाब है, लेकिन लाइन में पानी नहीं आता। मुजाहिरीन ने हुकूमत से के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वाटर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात करके एहतजाजी मुजाहिरे खत्म कर दिए और मुंतशिर हो गए। सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गयी। फवाद चौधरी के इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। वजीर आजम से फैसल वावडा, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने मुलाकातें की, जिनमें वजाहतें, शिकवे और शिकायतें हुई। वज़ीर आज़म से मिलने के बाद असद उमर की फवाद चौधरी से भी मुलाकात हो गई। दोनों ने गिले शिकवे दूर करने पर इत्तफाक कर लिया। असद उमर कहते हैं कि जहांगीर तरीन बारे फैसले वज़ीर आज़म ने किए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स जारी। वजाहतों का सिलसिला खत्म होने में नहीं आ रहा। वजीर आज़म फैसल वाडा की मुलाकात में काबीना इजलास में कहे गए तलक जुमलों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फैसल वाडा का कहना था कि कुछ लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस पर वजीर आज़म का कहना था कि मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। बाद में वजीर आज़म इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने भी मुलाकात की। मुलाकात में हुकूमती अमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इन मुलाकातों के बाद असद उमर के दफ्तर में वफाकी वजीर फवाद चौधरी और असद उमर की मुलाकात हुई, जिसमें उस्मान डार भी मौजूद थे, जिसमें गिले शिकवे खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। मुलाकात के बाद फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं, लेकिन हर किसी को राय देने की आजादी है। असद उमर का कहना था कि मैंने कभी जहांगीर तरीन के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं नहीं मानता कि मुझे जहांगीर तरीन ने निकलवाया। जो फैसले हुए वो वज़ीर आज़म ने किए। पार्टी और हुकूमती तर्जमानों के इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी काबिल मुज़म्मत है। पार्टी डिसिप्लिन पर अमल करना अरकान की जिम्मेदारी है। तो असद उमर को वजारत खजाना से हटवाने में जहांगीर तरीन का हाथ था। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इसाक खान खाकबानी ने फवाद चौधरी के दावे की तस्दीक कर दी। इसाक खाकबानी का कहना है कि ताकतवर हलकों के पास PTI के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हुकूमत चलती रहेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। इसाक खाकबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसाक खाकबानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PTI के रहनुमाओं का ये कहना है कि फवाद साहब ने जो कहा वो उनका ज़ाती तज्जिया था और जो पार्टी के अंदर के हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप ये तस्दीक कर रहे हैं कि जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। क्या कहेंगे? मैंने यहाँ तक तो फवाद चौधरी साहब की बात को तायीद की है कि हमारे आपस के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से इमरान खान साहब का जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, और नेचुरली अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी तो पार्टी को इससे नुकसान होता है। और बाकी रहा असद उमर साहब के साथ जहांगीर खान का कोई जाती मसला नहीं था। आप ये देखें, यहाँ पर ये आ जाती है कि सियासत आ जाती है। जब आप ये सही बात बताता है तो उसको रंग दिया जाता है कि फलाना फलाने के खिलाफ है। भाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हमारे PTI में कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इकोनॉमी को समझता हो। ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ये मसला आ रहा है कि बाहर के लोगों को जिनका तजर्बा है, अयूब खान साहब ने वो देखें शोएब साहब को मंगा लिया और वर्ल्ड बैंक से, फिर MM अहमद साहब आ गए, वो आपके पूरी इकोनॉमी को चलाते थे। फिर डॉक्टर महबूब उल हक साहब आ गए, शौकत अजीज साहब आ गए, शौकत तरीन साहब आ गए। ये सारे पार्टी से बाहर आकर पार्टी अपना पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने में इमदाद करते हैं, और उनको उनकी जो समझ होती है वो हमारे पार्टी के अंदर जो MNA MPAs होते हैं उनसे वो बेहतर समझते हैं। लिहाजा उनको सारा पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं दी जा सकती एक आदमी के हाथ में। जब उस वक्त सबसे ज्यादा हमारे यहाँ असद उमर साहब वॉज मोर क्वालिफाइड पर्सन
ان دا پارٹی جو وہاں پر کام کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک IMF کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت دیر لگا دی، جس کے اندر سارے پاکستان کے لوگ بالشمول پرائم منسٹر صاحب کے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ بھائی آپ مہربانی کر کے ان کے ساتھ بات کریں IMF کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ کرائیں، کیونکہ یہ جو ڈیلے ہے وہ پاکستان کے نقصان میں ہے، پاکستان کی ساری اکانومی نقصان میں ہے۔ تو اس بات پہ اصولی موقف پہ ایک دوسرے کا اختلاف ہوا، نہ کہ کوئی ذاتی اختلاف تھا۔ تو مہربانی کر کے اس چیز کا ایک صحیح طریقے سے، جو فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ ناراضگی پیدا ہوئی کہ میرے ساتھ ان کا اختلاف کیوں ہوا اس بات پہ کہ میں سیکھ نہیں کیا پایا، تو اس کے اندر دیکھیں پاکستان کی اکانومی جو اس پچھلے سال تھی 5,500 ارب روپے کے ہم نے کلیکٹ کرنے تھے پیسے، وہ صرف 4,000 ارب کلیکٹ ہوا، اس کے اندر 1,400 تو فوج کو ضروریات پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ پھر پاکستان کے اپنے جو اتنی بڑی اکانومی ہے اور جتنے بڑے افسران ہیں اور اتنے ایک اکانومی کو ملک کو چلانے والے ادارے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، وہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا سب حضرات مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے ہم سارے کس طرح امداد کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے جتنے واقف تھے باہر دنیا میں اور پاکستان میں، ان سب کے ساتھ انہوں نے مشورے کیے، جس میں جہانگیر ترین بھی شامل تھا، رضا باقر صاحب کیسے آئے، شوکت ترین صاحب کے ساتھ بات ہوئی، ایک عارف نقوی صاحب تھے ان کے ساتھ بات ہوئی، سارے بندے آ کر کہنے لگے کہ ہمارا جو ہے، ایک IMF کے بڑے سینئر آدمی تھے جو پاکستان نہیں آ سکے کسی وجہ سے، مسعود احمد صاحب، وہ IMF کے بڑے سینئر بندے ریٹائر ہوئے اور وہ پھر نہیں آ سکے، سب کے ساتھ بات ہوئی، سب نے کہا IMF کے ساتھ بات کریں اور تاکہ مسئلہ حل ہو۔ تو یہاں پر ایک اصولی فیصلہ ہوا جس کے اندر یہ سارے حضرات اکٹھے ہو کر عمران خان کو کہنے لگے کہ بھائی آپ ایسے کریں۔ اسی طریقے سے باقی مقتدر ادارے تھے ان کو بھی یہی چیز سمجھائی گئی کہ یہ کیسے چلے گا۔ آپ نے دیکھا پھر ساری جگہوں پر جا کر اپنا مقتدر اداروں نے جا کر ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی امداد مانگنے کی کوشش کی اور پھر ان کی امداد کامیاب ہوئی۔ اس کی وجہ سے پاکستان اس وقت ایک مستحکم اپنا پیروں پہ کھڑا ہے، اس کی اکانومی کی وہ حالت نہیں ہے جس دن عمران خان کو یہ اکانومی ملی تھی۔ لہذا یہ کہنا کہ جی فلاں آدمی کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ ملک کے فائدے کے لیے کیا بات ہے، اس میں لوگ اپنی اوپینین دیتے ہیں، اس کو لوگ ذاتی سمجھ لیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ میرے خیال میں اور میرے خیال میں عمران خان کے خیال میں وہ ان کو اتنا ہی پیار محبت سے دیکھتے ہیں اس کو، اسد عمر کو، جس طرح باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ لہذا ان کے ساتھی ہیں وہ بٹ نیشن کمز فرسٹ، پاکستان از فرسٹ، اور پھر کوئی اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسحاق خاکوانی، رہنما تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بلوچستان سے آزاد رکن قومی اسمبلی اور حکومتی اتحادی اسلم بھوتانی 18ویں ترمیم کی حمایت میں بول پڑے۔ اسلم بھوتانی کہتے ہیں کہ کسی کو اچھا لگے یا برا، 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا اچھا کارنامہ ہے۔ عمران خان کا ساتھ اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک بلوچستان کے مفاد میں ہے۔ پنجاب کا ایک وزیر حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلم بھوتانی نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنی پارٹی اور حکومت پر توجہ دیں۔ بلوچستان سے آزاد رکن قومی اسمبلی اور حکومتی اتحادی اسلم بھوتانی 18ویں ترمیم کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ اسلم بھوتانی کہتے ہیں کہ کسی کو اچھا لگے یا برا، 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا اچھا کارنامہ ہے۔ پاکستان میں 4 بھارتی شہریوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے فروغ، تربیت اور مالی امداد کی فراہمی پر عالمی دہشت گرد قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ ان بھارتی باشندوں کا اس وقت بھارت میں مکمل استثناء کے ساتھ مقیم ہونا بھارتی ریاستی دہشت گردی کا عکاس ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی پابندیوں کی فہرست 1267 کے تحت 4 بھارتی باشندوں کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان بھارتی باشندوں میں وینو مادھو ڈونگرا، اجے مستری، گوبندا پاٹنیک اور اگنارا اپاجی شامل ہیں، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی پشت پناہی کر رہے تھے۔ یہ افراد دہشت گرد گروہوں بشمول TTP، جماعت الاحرار اور دیگر کو مالی تکنیکی امداد فراہم کر رہے تھے۔ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان کی وینو
वैनम माधव डोंगरा को दहशत गर्द करार देने की तजवीज़ पर अमल नहीं हुआ। ताहम उम्मीद है कि दीगर 3 भारतीय बाशिंदों को दहशत गर्दों की 1267 सेक्शन की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ पर शफाफ अंदाज में गौर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय शहरी बज़ाहिर अफगानिस्तान में इंजीनियरिंग कंपनी से मुंसलिक होकर पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां करते रहे। अंगारा अपाची काबुल के निजी बैंक में बज़ाहिर सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मगर ये दहशत गर्दों के मुआवन थे। भारतीय दहशत गर्द अजय मस्त्री और गोविंदा पाटनेक ने भी अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की खुसूसी हिदायत पर जिला भर की 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कोरोना के सिलसिले में क्रैकडाउन किया और रवा माह अब तक 1455 खिलाफ वर्जियों पर 2,50,000 रुपए जुर्माने किए, 566 दुकानों को सील किया गया और 369 गाड़ियों के चालान भी किए गए। इस सिलसिले में मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए टीमें बना दी हैं, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत पर जिला भर की 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कोरोना के सिलसिले में क्रैक डाउन किया और जुर्माने भी किए गए। FPCCI की FPR एडवाइजरी काउंसिल के सरबराह मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि कोरोना वायरस ने मकामी कारोबारों और इंडस्ट्री को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। बजट में टैक्स और अखराजात के अहदाफ गैर हकीकत पसंदाना हैं। मईशत चलाने के लिए कारोबारी माहौल को बेहतर रखना होगा, जिसमें कारोबार करने के अखराजात में कमी को बुनियादी हैसियत हासिल है। बिजली और गैस की कीमतों में 50% कमी और शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म की जाए। उनका कहना है आवाम की कुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया। आवाम कुछ खरीदेंगे नहीं तो मईशत कैसे चलेगी, वो काउंसिल के इजलास में खिताब कर रहे थे। मोहम्मद हफीज़ की मनफी टेस्ट रिपोर्ट से मुस्बत पेशरफ्त हो गई। PCB ने मोहम्मद हफीज़ समेत कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने वाले 10 क्रिकेटर्स और मसाजर मलंग अली की रीटेस्टिंग का फैसला कर लिया है। तमाम क्रिकेटर्स और मसाजर के टेस्ट 26 जून को उनके घरों पर किए जाएंगे। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद मिसबाहुल हक 27 जून को टीम का ऐलान दोबारा करेंगे। टेस्ट रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर क्यों की? वसीम खान मोहम्मद हफीज़ से नाराज़ हो गए। उनका कहना है कि रिपोर्ट शेयर करने से टेस्टिंग सिस्टम पर शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद हफीज़ समेत 10 ऐसे खिलाड़ी थे जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। ताहम मोहम्मद हफीज़ ने निजी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया जो कि मनफी आया, जिसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। PCB ने मोहम्मद हफीज़ समेत कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने वाले 10 क्रिकेटर्स और मसाजर मलंग अली की रीटेस्टिंग का फैसला कर लिया है। तमाम क्रिकेटर्स और मसाजर के टेस्ट 26 जून को उनके घरों पर ही किए जाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 ग्रुप्स में लड़ाई के दौरान जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। लड़ाई की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाक़े की इत्तला पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाना वज़ीरिस्तान पहुँच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 ग्रुप्स में लड़ाई के दौरान जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने लाहौर के इलाके हंजरवाल में कार्रवाई की है, जिसके दौरान 40 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा ईरानी सेरामिक टाइल्स बरामद कर ली गई हैं। ईरानी सेरामिक टाइल्स की भारी खेप कोयटा से हंजरवाल मुंतकिल की गई थी। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने लाहौर के इलाके हंजरवाल में यह कार्रवाई की है, जिसके दौरान 40 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा ईरानी सेरामिक टाइल्स बरामद कर ली गई हैं।